Alaikum everyone, hope you all are good and fine. So today we are going to discuss about spermatogenesis. हमने oogenesis और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया था. अब उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि हम अभी डेवलपमेंटल के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. सो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पता है, स्पर्मेटो से मतलब स्पर्म, जेनेसिस फॉर्मेशन. So, formation of sperm from primordial germ cell is known as spermatogenesis. The primordial germ cells क्या होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था. Formation of egg from primordial germ cell is known as oogenesis, and formation of sperm from primordial germ cell is known as spermatogenesis. So, primordial germ cells, they are small embryonic group of cells that give rise to oocyte and spermatozoa. ये embryonic group के छोटे छोटे cells होते हैं जो कि oocyte और spermatozoa को बनाते हैं. फाइन. आगे डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis हमने ऑलरेडी पढ़ा था. मेल में जो होते हैं 4 स्पर्म्स होते हैं, फीमेल में एक ओवम होता है. ये हमने oogenesis में भी किया था और इसमें भी करेंगे. सेम ही डिफरेंस है दोनों में लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन की लेंथ है, नॉलेज एज अ नॉलेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चन के लिए भी. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? मियोसिस अकरिंग मेल आफ्टर प्यूबरिटी. मियोसिस जो मेल में अकर होती है वो प्यूबरिटी के बाद होती है, और जो फीमेल में मियोसिस होती है वो कब होती है? जब फीमेल अपनी ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी. सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस स्टेप्स को, क्या क्या होते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. नेक्स्ट इसकी 2 फेजेस होती हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होगी? ये प्रोडक्शन फेज भी कहा जाता है इसको. और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, जैसे कि चेंजेस अकर होंगी, कन्वर्जन होगी स्पर्मेटिड के इनटू स्पर्म में. आगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के आगे फर्दर फेजेस हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, जैसे कि हम लोगों ने oogenesis में भी किया था. अब ये है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है. साइटो मीन्स आपको समझ आ रही है कि साइटोजेनेसिस फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक सेल जो होगा फर्दर डिवाइड होता जाएगा, उसमें साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होगी और न्यूक्लियस की भी, और इससे फिर एक मेच्योर स्पर्म बन जाएगा. जैसे कि ये देखें, एक सेल है, ये पहले डिवाइड हुआ A1 फेज़ में, एक सेल में A1 A2 में हुआ तो 2 सेल्स में डिवाइड हो गया. A2 फर्दर A3 में हुआ तो 4 सेल्स में हो गया, 2 4 में हो गया, 4 8 में जब होंगे तो इसको हम A4 कहेंगे. तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फेज़ है, जैसे हमने पहली फेज़ पढ़े थे, और ये 65 डेज़ का प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल 2 में डिवाइड होगा, 2 4 में, 4 8 में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि A4 फेज़ तक जाएगा. ये भी मैं आपको साइकिल से ही सारा समझाती हूँ. इसके बाद क्या आएगा, इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया आ जाएगा. ठीक है, ये फर्स्ट कमिटेड सेल होगा. ठीक है, इसके बाद ये कौन सी फेज़ है? ग्रोथ फेज़. ग्रो ये जो इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट कमिटेड सेल, इसे क्यों कहा जाता है कि जो वो पहला सेल जो कि अगला कोई नया सेल बनाता है. ठीक है, तो ये कौन सा टाइप बनाएगा? बी टाइप. पहले तो ए टाइप चल रही थी, अब बी टाइप का न्यू सेल बनेगा. अब ये कौन सी फेज़ थी? ग्रोथ फेज़. ग्रोथ फेज़ में क्या होता है? बस बी टाइप की जो फॉर्मेशन होगी किससे? ए टाइप सेल से. हमने 3 फेज़ पढ़ी थी. फर्स्ट फेज़ कौन सी पढ़ी थी हमने? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फेज़. सेकंड फेज़ ग्रोथ फेज़, एंड थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज़. तो मैचुरेशन फेज़ में क्या होता है कि जो पी टाइप सेल है वो माइटोसिस में अकर होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उसमें मियोसिस 1 अकर होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, देन मियोसिस 2 अकर होने के बाद वो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा. होगा कैसे? अब ये देखें, ये बी टाइप सेल था, इस तरह इसमें फर्दर डिवीजन होती जाएगी, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू ये अटैच हो जाएंगे 8 सेल से हमारे बीच. ठीक है, ये अब यहाँ पर सिर्फ एक सेल का बताया, लेकिन ये इस तरह 8 सेल्स होंगे और ये उनके स्पर्मेटिड्स है. लास्ट क्या होता है कि अपने सेल से डिटैच हो जाएंगे और स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो इनकी बॉडी होगी वो सेपरेट रह जाएगी. फाइन. अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन के फेज में क्या होता है? द डिफरेंशिएट्स टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया आर समटाइम्स कॉल्ड डेंस टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया. फाइन. दे आर स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स मैंने आप लोगों को पहले बताया था, विच हैव कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डिवाइड इज नॉन एज स्टेम सेल्स. सो स्पर्मेटोगोनिया कौन सी सेल्स है? स्टेम सेल्स. दे एट मैच्योरिटी डिवाइड टू मेक एन अदर A1 type spermatogonia, then they divide to produce A2, A3 and A4. जैसे कि मैंने बताया, ए जो ए डेंस टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया था वो ए में एक सेल में डिवाइड होगा, जिसे हम A1 टाइप कहेंगे. A1 टाइप A2 में डिवाइड होगा, A2 A3 एंड A3 से A4, जिसमें कितने सेल्स की प्रोडक्शन होगी? 8 सेल्स की. नेक्स्ट ग्रोथ फेज क्या है? A4 स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएटेड into the first gametid cell. जो जो A4 स्पर्मेटोगोनियम होगा वो डिफरेंशिएट कर देगा किसमें? फर्स्ट gametid सेल में. ठीक है, इंटरमीडिएट सेल में, जिसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनियम.
जो कि फॉर्म क्या करेगा, बी टाइप सेल। फाइन, बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया, इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया। मैचुरेशन फेज के तहत द बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड वंस, एक बार डिवाइड होगा और दे जनरेट द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस सेल एंटर इन मियोसिस, पहले माइटोसिस हुई तो बी टाइप से कौन सा बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसमें फिर मियोसिस अगर होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब 8 सेल से 8 होके 8 जो है वो मियोसिस में अकर होगी और हर सेल जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिड। जो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे वो फिर मियोटिकली दोबारा मियोसिस 2 होगी उनमें, जैसे हमने पहले पढ़ा है डायग्राम में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स में, जिनको हम स्पर्मेटिड्स कहेंगे। फाइन, नेक्स्ट अब है थोड़ी सी थेरी थी, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके। दे आर स्टिल कनेक्टेड विद ईच अदर बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, द स्पर्मेटिड दैट आर कनेक्टेड इन द मैनर आर हैप्लॉइड बट डू फंक्शनली डिप्लॉइड। ये हैप्लॉइड मैनर में जो होते हैं वो अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन डिप्लॉइड ही होता है। The process of production of spermatid from A1 spermatogonia is about 65 days. Fine. During the division phase, A1 spermatogonia to spermatid, the cell move further and further away from the basal lamina to seminiferous tubules and closer to lumen. ये जब मैं आपको डायग्राम इसकी समझाऊंगी तब आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, thus each type of cell are found in the particular layer of tubules. नेक्स्ट है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, इज अ फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विच सीज द मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू मैच्योर स्पर्म और मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। यानी कि मैंने आपसे बताया था इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, चेंजेस हो गया, वो स्पर्मेटिड तो हमारे पास आ गए थे। ठीक है, सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स थे उन्होंने स्पर्मेटिड तो बना दिए थे, लेकिन अब हमें तो स्पर्म चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसमें जो स्पर्मेटिड है वो मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। हाउ, कैसे होंगे, तो चेंजेस जो होंगी न्यूक्लियस में, कौन कौन सी चेंजेस होंगी, हिस्टोन प्रोटीन हमें पता है न्यूक्लियस में होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होगी, किसी और प्रोटीन में चेंज हो जाएगी जिसको हम प्रोटीनिन कहते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन रिप्लेस्ड विद एन अदर प्रोटीन मोस्टली कॉल्ड प्रोटीनिन। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टोलाइज सेल्स। सर्टोलाइज सेल्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सर्टोलाइज सेल्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिससे जो स्पर्म है, स्पर्मेटिड है, वो अपनी शेप जो है वो चेंज करके स्पर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्या होगा, वाटर जो है वो लूज हो जाएगा न्यूक्लियस सैप से, जब वो ऑब्वियस है वाटर लूज होगा तो श्रिंक हो जाएगा, न्यूक्लियस श्रिंक होने की वजह से जो मटेरियल वो कंडेंस हो जाएगा और इससे क्या होगी, एक्रोसोम की फॉर्मेशन होगी इसमें। अब एक्रोसोम क्या है, हाउ इट इज फॉर्म, सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस से जो है वो फॉर्मेशन होगी किसकी, एक्रोसोम की। कैसे होगी, जब बहुत ज़्यादा जो गोल्जी अपरेटस हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे न्यूक्लियस के ऊपर, उनके अपीयर होने की वजह से वो क्या बना देंगे, वैक्यूल। जो वैक्यूल होगा वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रो एक्रोसोमल वेजिकल्स में। तो वो फिर प्रो एक्रोसोमल वेजिकल्स जो होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक्रोसोमल वेजिकल में। एक्रोसोमल वेजिकल फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, एक्रोसोम में, और ये एक एंजाइम रिलीज करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसिन। जैसे कि ये देखिए न्यूक्लियस इसके ऊपर गोल्जी अपरेटस आके अटैच हो गया, जब बहुत ज़्यादा गोल्जी अपरेटस अटैच हो जाएगा तो हमने क्या, वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर इस तरह डिवीजन होती 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 ये एक एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्रोसोम है। और एक्रोसोम जो होता है वो डिसाइड करता है, उसकी शेप डिसाइड करती है कि स्पर्म की शेप कैसी होगी, मतलब जिस शेप का एक्रोसोम होगा उसी शेप के स्पर्म की हेड की शेप होगी। फाइन, the acrosome form a cap which converts the sperm nucleus. Once the cap is formed, the nucleus rotates, hence the cap with facing the basal lamina of seminiferous tubules. जब एक बार कैप फॉर्म हो जाएगी तो ये जो है वो रोटेट करेगा इस मैनर से कि जो कैप होगी वो किसको फेस करेगी, बेसल लैमिना। बेसल लैमिना क्या होता है, जो मिड होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलम, और फ्लैजिलम कैसे फॉर्म होगा, द फ्लैजिलम बिगिंस टू फॉर्म फ्रॉम सेंट्रियोल्स। अब देखें यहाँ पर दो सेंट्रियोल, चार सेंट्रियोल्स हैं, दो पेयर होते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं वो नीचे होते हैं, ये क्या होते हैं, फर्दर नीचे जाना शुरू होते हैं, नीचे जाते हैं और ये क्या किसको फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, टेल की फॉर्मेशन में। तो इनसे क्या होगा, ये एक्सटेंड होता जाएगा ल्यूमेन की तरफ और क्या होगी, फॉर्म टेल फॉर्म होगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं जो हमने पीछे स्किप किया था। ये देखें,
तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आउटर बाउंड्री है, उसके अंदर ये जो लोब्यूल्स आपको नजर आ रही होंगी 4 होती बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट आपको मेंशन किया 4। और लोब्यूल्स के अंदर क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को डिस्कस करना है। और ये जब यहाँ पर सारी लोब्यूल्स में से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जब आपस में मर्ज होती हैं उसको हम रीड टेस्टिस कहती हैं, ठीक है। और जो स्टार्ट कहाँ से होता है वास्ट डिफरेंस कहते हैं। और जब हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्मॉल पोर्शन को स्टडी करते हैं तो ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, बीच में जो खाली स्पेसेस को हम ल्यूमेन कहते हैं, जो आउटर लाइनिंग है इसको हम बेस लाइन कहते हैं, और इसके बीच में जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम बेसल पोर्शन कहेंगे। अब सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, सोमैटिक सेल्स भी और जर्म सेल्स भी, लेकिन ये किस तरह प्रेजेंट होते हैं, एक सोमैटिक सेल होगा, नेक्स्ट उसके जर्म सेल होगा, अगेन सोमैटिक सेल होगा, उसके बाद नेक्स्ट सेल होगा। अब यहाँ पे देखें, अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में सेल्स होते हैं, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में भी सेल्स होते हैं जिसको हम लीडिंग सेल भी कहते हैं और या इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। फंक्शन देख लें, जर्म सेल्स जो होते हैं वो गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, हमें पता है, जबकि सोमैटिक सेल्स तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं इसको हम सर्टोलाइज सेल्स भी कहते हैं। अब मैंने आगे पढ़ा था जो सर्टोलाइज सेल्स होते हैं वो क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। और सर्टोलाइज सेल्स कौन से सेल हैं, सोमैटिक सेल्स। So, germ cells no differentiated cell immature until they form a mature sperm। germ cells जो होते हैं वो तब तक immature ही रहते हैं जब तक वो एक mature जो है वो sperm ना form कर दे। और इनके पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं सेल को और नरिश करते हैं उनको, ठीक है। और जैसे हमने अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस बाय व्हिच स्पर्म चेंज इट्स शेप। जो स्पर्म जो शेप कैसे चेंज करते हैं, जो सोमैटिक सेल्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस बिफोर प्यूबरिटी, प्यूबरिटी से पहले जो है ये रोकता है, इनहिबिट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को होने से। मेक ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर में भी एज एक्ट करता है। लीडिंग सेल्स क्या होते हैं, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, ये दो फंक्शनल सेल्स के दरमियान। Cells present in the space between functional cells of a tissue is known as interstitial cells or leading cells. Leading cells responsible for production of male sex hormone in the testes. Leading cells किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, किस में, टेस्टिस में, जैसे कि कौन सा, एंड्रोजन। टेस्टिरोन भी होता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्टिमुलेट क्या होता है, इंक्रीज करना स्पर्म की प्रोडक्शन को, ये किसका काम है, टेस्टिरोन का। ये भी एक सेक्स हार्मोन ही है, एंड्रोजन भी एक सेक्स हार्मोन है ये, लेकिन टेस्टिरोन जो है वो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है मेल्स में। इन ह्यूमन मेल्स इट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, टेस्टिस एंड प्रोस्टेट। जो ये है टेस्टिरोन, ये टेस्टिस की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, एज वेल एज प्रोमोटिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी टेस्टिरोन बढ़ाता है, जैसे कि जो हेयर्स होते हैं मेल में, ये कौन किसकी वजह से होते हैं, टेस्टिरोन की वजह से होते हैं। उसके अलावा जो बोन मैस लड़कों का जो होता है, बॉयज़ का होता है, वो मेल का इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा होता है मसल्स में, तो वो किसकी वजह से होता है, टेस्टिरोन की वजह से होता है। फाइन, ये स्पर्मेटोजेनेसिस था। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।